नमस्कार, मेरे साथ हैं अशोक श्रीवास्तव। आप जानते हैं ये डीडी न्यूज़ के मेन एंकर हैं और कुछ समय पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। इस किताब पर हम अभी चर्चा करेंगे। साथ साथ अभी जो देश का राजनीतिक हालात है और चूँकि हम मीडिया के हैं और अशोक जी खुद मीडिया के हैं, तो मीडिया का जो अभी स्थिति है, मीडिया को लेकर के जो लोग बातचीत करते हैं, उस पर भी हम इनका विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस किताब के बारे में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। अशोक जी, ये बताएं कि ये किताब जो आपने लिखी है नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, इसके लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो मुझे आज सुबह ही जिस बात का एहसास हुआ, जब आपके साथ इंटरव्यू करने का तय हो गया था, तब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन आज जब सुबह फेसबुक मैंने अपना पेज खोला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब है, इसमें 75 नंबर जो 75 पेज है, उस पेज के मैं सेकंड पैराग्राफ से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं इस बात पर आऊँगा। उस दिन भी 26 तारीख थी, 26 अप्रैल, और आज 26 अप्रैल। क्या बात। तो दरअसल ये जो इंटरव्यू हुआ था, ये 26 अप्रैल को हुआ था 2014, यानी आज से ठीक 6 साल पहले जो है ये इंटरव्यू हुआ था। और ये 6 साल पहले इस किताब की कह सकते हैं कि एक जो नींव थी वो डल गई थी, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। दरअसल ये किताब मैंने इसलिए लिखी क्योंकि 26 अप्रैल को जब 2014 में मैंने जब नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया, उस समय तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा चुनाव के दौरान था, और लेकिन बीजेपी उनको अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, और तब वो बीजेपी की तरफ से पूरा चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। मैंने गांधीनगर में उनका इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू बड़ा ख़ास इसलिए था क्योंकि तब से लेकर अब तक अगर आप याद करेंगे तो मोदी जी ने सिर्फ चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू दिए। जिस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार करीब 2,500 से 3,000 पत्रकारों के जो रिक्वेस्ट थे वो मोदी जी के इंटरव्यू के लिए गए थे उनके पास, और वो उनके ऑफिस में थे। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उन कुछ लोगों में मैं भी था, तो इसलिए ये बड़ा ख़ास था कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बड़े बड़े जो टेलीविज़न एंकर थे, पत्रकार थे, उनको इंटरव्यू नहीं मिला था, लेकिन मुझे मिला। ये मेरी सौभाग्य था, खुशकिस्मती थी। थोड़ा सा कुछ संबंध थे क्योंकि मैंने गुजरात में रिपोर्टिंग करी थी और उस समय थोड़ा बहुत उनको जानता था, तो उसके कारण उन्होंने मेरा नाम शायद कंसीडर किया होगा। बहरहाल जो भी वजह थी, तो इंटरव्यू करा मैंने, और इंटरव्यू करने के बाद जो है ये इंटरव्यू 26 तारीख को ही टेलीकास्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हॉट प्रॉपर्टी था। मतलब मीडिया में उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किसी को मिल जाए, उस चैनल के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं डीडी न्यूज़ में था। मैं गुजरात में, मैंने जैसे बताया, मैं अहमदाबाद गया, मैंने अहमदाबाद में इंटरव्यू किया, और उसके बाद इंटरव्यू करने के बाद मैं उसको दिल्ली मैंने भेज दिया था। तो कायदे से 26 तारीख को ये रात को इंटरव्यू टेलीकास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये टेलीकास्ट नहीं हुआ। 26 तारीख को पूरा नहीं हुआ, 27 तारीख को नहीं हुआ, 27 तारीख को देर रात इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, और वो भी इसलिए क्योंकि तब तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें घट गई थी उस दबाव में। क्योंकि उस समय हमें नहीं भूलना चाहिए, उस समय जो है केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे थे उन्होंने उस इंटरव्यू को उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, उसके अबॉर्ट करने की कोशिश की थी कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट ही ना हो। तो वो उनकी मंशा थी कि इंटरव्यू टेलीकास्ट ना होने पाए, तो लेकिन सोशल मीडिया पे बात आ गई, तो उसके बाद उनको वो इंटरव्यू दबाव में टेलीकास्ट करना पड़ा। तो वो जो 26 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की जो घटनाक्रम था, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन वो महत्वपूर्ण तब और हो गया जब मैंने ये देखा कि 2014 से लेकर 2018-19 और आज तक भी कह सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस देश के मीडिया के एक हिस्से ने ये एक फेक नैरेटिव देश में खड़ा करना शुरू किया कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है, और आपातकाल जैसी स्थिति है। तो तब मैंने जब देखा कि लगातार बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी देश में एक फेक नैरेटिव चलाए हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी 2014 के बाद देश में जो है आपातकाल लग गया मीडिया की आज़ादी को, तब मुझे लगा कि ये जो इंटरव्यू के पीछे की कहानी थी और जिस तरह से इस इंटरव्यू को रोकने की कोशिश हुई, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि दरअसल जो लोग आज ये झूठ बोल रहे हैं कि देश में मीडिया को आज़ादी नहीं है,
उनको वो लोग तब कहाँ थे जब 24 घंटे तक नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जो है टेलीकास्ट नहीं किया गया, उसको रोकने की कोशिश हुई और सोशल मीडिया पर अगर बवाल नहीं हुआ होता तो इंटरव्यू रोक लिया जाता। तो उस फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मैंने पूरी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड किताब लिखी, जिसमें वो पूरी कहानी है कि इंटरव्यू कैसे हुआ और इंटरव्यू को रोकने की कैसे कोशिश की जा रही थी और कौन कौन लोग दरअसल क्या उस वक्त कर रहे थे। ये कहानी जनता के बीच में लाने के लिए मैंने किताब लिखी। नरेंद्र मोदी साहब से आपके अभी तक कितनी मुलाकातें हो सकी हैं और हुई हैं, और ये बताएं कि पहली मुलाकात कैसी रही और आपके अंदर क्या रोमांच रहा उनसे मिलने को नहीं, लेकर? पहली मुलाकात तो मुझे याद है कि बीजेपी का जो खानपुर में बीजेपी अहमदाबाद में जो खानपुर में बीजेपी का एक दफ्तर था, अब तो और बड़ा दफ्तर वहाँ बन गया, लेकिन छोटा सा एक खानपुर में बीजेपी का ऑफिस था। तो 90 के दशक में मैं तब उनसे पहली बार जब मिला था, तब वो शायद संगठन मंत्री थे या वहाँ के महासचिव थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन खानपुर के ऑफिस में वो छोटा सा एक कमरा था, शायद 8 बाई 10 का या 10 बाई 12 का छोटा सा कमरा था। पहली मुलाकात तो मेरी वहीं हुई थी और उस वक्त किसको मालूम था कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस वक्त उनकी जो सादगी थी वो उसने बहुत मुझ पर छाप छोड़ी थी, क्योंकि गुजरात में वो इतने बड़े पार्टी के साथ, मतलब बीजेपी के एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन एक छोटे से कमरे में रहते थे और उनके कमरे में सिर्फ एक सुराही या मटका, मुझे याद नहीं है, वो था, पानी पीने के लिए था और एक कुछ कंप्यूटर जैसी चीज़ जो उस वक्त जिस तरह से होते थे तो वो रखी हुई थी। तो तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद से कई बार मतलब मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री बनने के बाद ज़्यादा तो मुलाकात नहीं हुई उनसे, कुछ थोड़ी बहुत मुलाकातें हुई, लेकिन जब भी मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। और उस वक्त भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब मैं इस इंटरव्यू के लिए उनसे मिला था, तो शायद मैं उनसे 10 साल बाद मिल रहा था, लगभग 10 साल वाला, क्योंकि उससे पहले 2004 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान। वो भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उनसे बातचीत हो गई। वो उनकी एक बहुत बड़ी जो क्वालिटी है मोदी जी की, वो ये है कि वो एक बार किसी से मिल लेते हैं तो उसको नाम से जानते हैं। तो अगर एक बार मिल लेंगे तो आपको अगली बार नाम से, तो वो जब भी मिलते हैं हमेशा बात होती थी, जब भी, तो हमेशा कहते, हमेशा उनका एक पेट डायलॉग है, जब भी मिलते हैं पूछते हैं कैसे हो अशोक, बातचीत यहीं से शुरू होती है। तो 2004 में मुलाकात हुई थी और जब 2014 में जब इंटरव्यू से पहले मैं मिला तो वो आए और मुझे लग रहा था 10 साल बाद मैं मिल रहा हूँ और पता नहीं मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, क्या बात है, लेकिन वो सीधा आए और हैंडशेक किया, मेरे से हाथ मिलाया और उनका एक ही शब्द थे, उन्होंने शुरुआत करी कैसे हो अशोक। तो मैं हैरान रह गया, मैंने पूछा आपको याद है मेरे बारे में? तो बोले अरे क्या बात है, सारी बातें याद है। फिर उन्होंने कुछ और दो चार चीज़ें कहीं जो उस वक्त की दो पुरानी बातें, तो मुझे लगा कि ये मतलब क्या मतलब गज़ब की मेमोरी है इस व्यक्ति की और क्या मतलब शार्पनेस है। तो मतलब वो इम्प्रेस हुआ उससे, बहुत कोई भी इम्प्रेस हो जाता है, तो ये उनकी ख़ास बात है। तो मुलाकात उनसे जब भी होती है बड़ी गर्मजोशी से, बहुत प्यार से मिलते हैं वो, और जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अब वो जब लास्ट टाइम उनसे 2019 के चुनाव के दौरान भी जब इंटरव्यू के लिए मुलाकात हुई, तब उनसे मेरी बहुत बातचीत तो उस वक्त नहीं हो पाई, क्योंकि बड़ी टीम थी, सब लोग था और उस वक्त वो प्रचार के काम में लगभग पूरी तरह से तब भी लगे हुए थे और नवरात्रे चल रहे थे। तो लेकिन जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छे से, और मैंने उनको ये किताब भेंट की तो उन्होंने बोला अरे ये किताब आ गई, तो उन्होंने फिर फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और बाद में थोड़े दिन बाद, मतलब मैं ये भी कहूँगा कि देखिए उनका मैं एक बात जानता हूँ कि वो हर चीज़ को बहुत बहुत गौर से देखते हैं, हर चीज़ को बहुत गौर से नोटिस करते हैं। मैं उनको किताब दे आया, तस्वीर खींची उनके साथ और उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया। और करीब 1.5 या 2 हफ्ते बाद की बात है, 1.5 या 2 हफ्ते बाद जब मैं इस समय भी चुनाव चल रहे 2019 के, तो मैं एक प्रोग्राम के लिए चंडीगढ़ में गया था। तो चंडीगढ़ में मैं जब था तो मेरे पास एक फ़ोन आता है दिल्ली से, तो मैंने उठाया तो उन्होंने कहा जी हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, आपका पता चाहिए। तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या? तो उन्होंने बोला आपने प्रधानमंत्री जी को पुस्तक अपनी भेंट की थी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको पता दे दिया और पता देने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो 1 हफ्ते बाद मेरे घर पर उनकी चिट्ठी थी, और एक बहुत शानदार चिट्ठी जिसमें उन्होंने इस बात की तारीफ़ करी कि मतलब मैंने ये हिम्मत करी, ये साहस किया कि ये सब चीज़ें मैंने कलमबद्ध की।
उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और मतलब उन्होंने जिस तरह से चिट्ठी लिखी थी उससे मुझे बड़ा पर्सनल टच भी था उसमें, और उसमें ये भी था कि ये चिट्ठी पढ़ के ये भी आपको एहसास होता है कि दरअसल उन्होंने किताब को पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बाद रिएक्ट किया। तो ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। नहीं तो इतनी भाग दौड़ में एक प्रधानमंत्री एक किताब को पलट के भी देख ले, वो भी बड़ी बात होती है। वो किताब देख लेते और उसके बाद रख देते, भूल जाते, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक्नॉलेज किया, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख कर के मुझे भेजी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, दिल को छू जाती हैं कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो इतना माइन्यूटली चीज़ों को देखता है, और इतने बड़े पद पर, देश का प्रधानमंत्री। जब आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था समय देने के लिए और आपने जब हामी भरी, फिर मैंने इस किताब का पूरा रिसर्च करने की कोशिश की, देखना चाहा कि क्या है। तो जैसे आपने प्रस्तावना में ही मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, तानाशाही के उस दौर की ऐसी भयंकर स्मृतियाँ जिसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो, वह आज के इस दौर को तानाशाही का दौर कैसे मान ले। आपने ऊपर थोड़ा सा 1975 के बारे जी आपने उसके बारे में लिखा है। इसके साथ आपने लिखा है कि वह आज के इस दौर को तानाशाही का दौर कैसे मान लें, वह दौर जहां रोज़ाना मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रेस से संवाद में प्रधानमंत्री को नीच चाय वाला से लेकर चोर चौकीदार तक कहा जाता है। सोचिए 1975 में आपातकाल के दौर में अगर कोई इंदिरा गांधी को चोर, गंवार, डेंगू का मच्छर, नमक हराम, गुंडा और न जाने क्या क्या शब्द बोलता है, आज भी बोला जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। इस बारे में आपको कैसा लगता है? मैं आज जो मीडिया का दौर है, जो मीडिया में लोग खुलेआम बोल रहे हैं, तो अभी ज़्यादा आपातकाल है या पहले ज़्यादा आपातकाल था? मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि किताब लिखने का एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये था कि ये जो देश में एक वर्ग है जो लोगों को, देश के, हिंदुस्तान के लोगों को झूठ बोल के लगातार बरगला रहा है कि हिंदुस्तान में मीडिया को आज़ादी नहीं है। और जी देखिए, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, शासन में आए हैं, तब से जो है मीडिया जो है खुलकर अपनी बात नहीं, इससे ज़्यादा खुलकर आप क्या बात करना चाहते हो? एक देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो। अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात है, एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने, बड़े एक अखबार से जुड़ी महिला पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके, अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं वो बीमार पड़े थे, तो उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने एक्साइटेड, उन्होंने लिखा आई एम फीलिंग एक्साइटेड। मतलब देश का गृह मंत्री बीमार होता है और एक पत्रकार ये फील करते हैं कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड। एक और जो राइटर हैं, एक वेबसाइट से जुड़े हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा था कि मैं विश करता हूं कि कोई प्रधानमंत्री की हत्या कर दे। कोई एक पत्रकार विश करता है कि ये प्रधानमंत्री मर क्यों नहीं जाता। इससे ज़्यादा आज़ादी आपको क्या चाहिए? आप गालियां दोगे, आप रोज़ रोज़ गालियां दोगे, आप उस व्यक्ति को मरने के लिए देश के प्रधानमंत्री की हत्या की आप दुआ मांग रहे हो, वो बीमार पड़ जाते हैं गृह मंत्री तो आप खुशी मना रहे हो। इससे ज़्यादा आज़ादी आपको चाहिए? इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसकर सीधा प्रधानमंत्री की नाक पे मुक्का मारें? यह आज़ादी आपको चाहिए? तो कितनी आज़ादी आपको चाहिए? इस देश में मीडिया का जो एक हिस्सा है वो दरअसल 2014 के बाद बिल्कुल बौखला गया है, क्योंकि उनकी वो ऐसा हिस्सा है, वो ऐसा वर्ग है जिसकी देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा पहुंच होती थी। देश में प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहें, सरकारें किसी की हों, एक वर्ग ऐसा था जिसकी ठसक ऐसी थी कि वो फ़ोन करता था, प्रधानमंत्री उनके फ़ोन पर खड़े हो जाते थे। इस देश में इस तरह के पत्रकार बुद्धिजीवी रहे, लेकिन आज इनकी औकात नहीं रही धेले भर की, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त, वो किसी के द्वारा ऐसे लोगों के द्वारा संचालित नहीं होते। वो देश के लिए काम करने के लिए निकले तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वो पूरा जो वर्ग है वो बौखला गया है, और बौखलाने के कारण जो है वो एक झूठा बार बार आज़ादी की बात करता है, तानाशाही की बात करता है, मीडिया की आज़ादी की बात करता है। मैं यही कह रहा हूँ कि आज जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी हिंदुस्तान में कभी नहीं थी। मैंने इस किताब में ये तो लिखा ही है कि जो आपने मजरू सुल्तानपुरी के बारे में लिखा बिल्कुल, मजरू सुल्तानपुरी जो है उनको जेल हो गई थी। उन्होंने एक गीत लिखा था, उसके लिए उनको जेल कर दी गई थी। एक और धर्मपाल जी एक विचारक थे, उन्होंने जब चीन के साथ युद्ध में भारत हार गया था, चीन के साथ जब भारत को बड़ी शर्मनाक हार का सामना, उन्होंने तब नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी थी और नेहरू जी को चिट्ठी लिख के नेहरू जी का विरोध किया था, उनकी नीतियों का विरोध किया। धर्मपाल जी को उठा के नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था, 1 साल तक, शायद 1 साल या ज़्यादा समय तक जेल में रहे थे। तो क्या आप उस समय जैसी आज़ादी चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखें, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए, या 1975 वाली आज़ादी चाहते हैं
कि जब आप इंदिरा गांधी जी को कुछ कहते थे और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता था विरोधियों को, या फिर उसके बाद की आप चाहते हैं कि जब जो है इस देश में पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उनके बेटे के खिलाफ उनके खिलाफ किसी ने ट्विटर पे लिख दिया था, उसको उठा के जेल में डाल दिया था। तो इस तरह की किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं? तो ये पूरा का पूरा ये लोग फ्रॉड लोग हैं, ये लोग बदमाश लोग हैं। इनको एक्सपोज करना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बार बार कह रहा हूँ, मैंने ये किताब इसीलिए लिखी ताकि इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके। आपने और भी कई सारी चीज़ें लिखी है। एक आपने लिखा है कि कई सारे पत्रकार ये कहते हैं कि जो मोदी जी के खिलाफ लिखता है, बोलता है, उसको मोदी जी निकलवा देते हैं। आपने कुछ घटनाओं को बताया है, ज़रा इसके बारे में आप बताए हैं। जैसे आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में लिखा है, जो सहारा से निकाले गए थे, आज तक से भी निकाले गए थे। तो और भी कई सारी बातें हैं, थोड़ा सा उस पर आप। हाँ, देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी ये कहा गया कि देखिए उनको तो निकलवा दिया, ठीक है ना। जो मेरी जानकारी है वो ये है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो अपना शो करते थे एबीपी पे, उस शो की कोई टीआरपी नहीं आ रही थी, कतई टीआरपी नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये भी थी कि उस शो में कई चीज़ें उन्होंने ऐसी चलाई जो फेक थी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके प्रोग्राम को टीआरपी नहीं मिल रही है, लोग आपको देख नहीं रहे हैं, आपका जो शो है देखा नहीं जा रहा, और ऊपर से आप जो चीज़ चला रहे हैं उसमें उसको काउंटर हो जाता है, वो पता चलता है झूठी थी। तो उसके बाद अंदर की क्या कहानी है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद उनका निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुण्य प्रसून वाजपेयी क्या पहली बार निकाले गए हैं क्या? मतलब पहली बार उनको एबीपी से निकाला गया। आज तक से किसने निकलवाया था उनको? तब क्या नरेंद्र मोदी जी थे। सहारा से किसने निकलवाया था उनको? तब क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो उनको सहारा से भी बड़े रातों रात जो है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया गया था। तो ऐसा, मैं एक बात बड़ा साफ कह दूं, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आज मीडिया पर कोई दबाव नहीं है, ये मैं कभी भी नहीं कहता। मीडिया पर हर समय दबाव रहता है, वो चाहे नेहरू जी का समय हो या आज का दौर हो। मीडिया पर थोड़ा बहुत दबाव, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हर वक्त रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2014 के बाद दबाव आ गया और आज बड़ा दबाव है, ऐसा कतई नहीं है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैं ये महसूस करता हूँ, कम से कम मैं अपने हिसाब से महसूस करता हूँ जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, कि कम से कम मैंने डीडी न्यूज़ में आज जितनी आज़ादी के साथ मैंने काम किया है पिछले 6 साल में, उतनी आज़ादी के साथ मैंने नहीं किया। और मैं आज़ादी की बात बाकी छोड़िए, बाकी मैं ये बोलता हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में, डीडी न्यूज़ के प्रोग्राम में, कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनको बुलाकर जिस बेबाकी से खुली बहस करी, वो बहस मैंने, उससे पहले मुझे 18 साल हो गए डीडी न्यूज़ में, वो मैंने कभी भी उतनी आज़ादी डीडी न्यूज़ में कभी महसूस नहीं की थी। एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने पुण्य प्रसून जी का जिक्र किया, वैसे ही आशुतोष हैं, हाँ, लोग ये सब आरोप लगाते हैं। आशुतोष तो खैर छोड़िए। अब आशुतोष जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। आशुतोष जी जब तक न्यूज़ 18 में थे, जो है CNN न्यूज़ 18 में थे, जब वो उनके संपादक थे, जब वो संपादक थे और जब वो एक मोटी तनख्वाह लेते थे, तो अब उन्हीं के राज, तब जब वो संपादक थे, मोटी तनख्वाह लेते, और वो अकेले क्यों, राजदीप भी थे उसमें, तब करीब करीब 500 पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया था। कितने लोगों ने आवाज़ उठाई कि आशुतोष ने उस वक्त, अगर जिगरा था उनमें, अगर वो बहुत नैतिक रूप से बड़े इस बात के समर्थक हैं कि पत्रकार की नौकरी नहीं जाए, पत्रकार का सम्मान बना रहे, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्यों? क्योंकि तब उनको मालिक मोटी तनख्वाह दे रहा था, तब वो चुप रहे। आशुतोष उस वक्त नहीं बोले, राजदीप उस वक्त नहीं बोले। आज की मैं बात करता हूँ, रवीश जी बहुत बड़े पत्रकारों की और नौकरियों की बड़ी बात करते हैं। आज की खबर है कि एनडीटीवी में 40% सैलरी कटौती हो गई है। ये बाकायदा सब वेबसाइट पर है कि 40% एनडीटीवी में जितने लोग हैं उनकी सैलरी कट की जा रही है, और आज भी वहाँ से लगातार नौकरियाँ जा रही हैं। और रवीश जी के सामने कितने कैमरामैन थे, उन्होंने सैमसंग के साथ एक डील करी एनडीटीवी ने, और जितने कैमरामैन थे सबको सड़क पे ला दिया। कितने लोगों के लिए रवीश जी ने आवाज़ उठा ली कि भाई इन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, मैं कैसे नौकरी चली जाएगी, आप तो बड़ा। तो ये सारे जो है ना, ये सब फेक फर्जी लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। तो ये सबकी स्थिति है, ये सबकी स्थिति है। इसलिए जो है मैं कहता हूँ ये फेक लोग हैं, झूठे लोग हैं, और इनके झूठ को लोगों को समझना चाहिए। वैसे तो इस किताब में बहुत कुछ है, फिर कभी इन्हें मैं पकड़ूंगा आप सबके लिए, और इस किताब के एक एक पन्ने के बारे में बात की जा सकती है, इतना सब कुछ है इस किताब में। लेकिन मैं अशोक जी से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस पूरे किताब की जो पृष्ठभूमि में जो मेन कहानी है वो इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में
जो प्रियंका गांधी को लेकर के मामला फैला था बहुत ज़्यादा कि उन्होंने उनको कहा कि बेटी जैसी है, और प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिता सिर्फ राजीव गांधी थे। उसमें बहुत सारी कहानी थी। मैं चाहता हूँ ये आप अपने शब्दों में बताएं कि क्या कहानी थी, वो हकीकत क्या थी। देखिए, दरअसल हकीकत इसमें ये था कि मोदी जी ने उस इंटरव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि उस वक्त जब मैंने इंटरव्यू कर रहा था तो मोदी जी ने कहा कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष मैदान में नहीं है, मैदान छोड़कर भाग गया है। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी तो लगातार आप पर हमले कर रही हैं। क्योंकि उस वक्त प्रियंका गांधी जी रोज़ कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटैक कर रही थी और कुछ ना कुछ बोलती थी, लेकिन मोदी जी ने प्रियंका जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया था। तो जब उन्होंने कहा कि मैदान छोड़कर सब भाग गए हैं विपक्षी, तो मैंने उनसे कहा कि प्रियंका जी तो लगातार आप पर हमले कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने कहा कि मैं प्रियंका जी पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने बोला क्यों 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 नहीं बोलेंगे आप? तो बोले कि वो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रियंका जी वो जो भी कर रही हैं वो एक बहन के रूप में काम कर रही हैं अपने भाई के लिए, वो एक बेटी के रूप में काम कर रही हैं अपनी माँ के लिए। तो एक बहन और बेटी की तरह वो काम कर रही है, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये उन्होंने कहा था। दरअसल उनके कहने का मतलब था कि प्रियंका जी जो काम कर रही हैं वो बेटी की तरह हैं और वो अपनी माँ के लिए काम कर रही है, तो मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता। तो ये जो हिस्सा था, ये दरअसल ये एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि इसमें इस जवाब के साथ नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखाया था कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों का पर्सनली कितना सम्मान करते हैं और पर्सनली कितना वो किस तरह की पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करते। और वो भी जबकि प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं थी, लेकिन वो काम कर रही थी, मोदी जी पर हमले कर रही थी, फिर भी उन्होंने प्रियंका गांधी को कोई जवाब नहीं दिया और उनको सीधा कहा कि वो बेटी और बहन की तरह काम कर रही है, नहीं बोलूँगा। तो ये हिस्सा दिखाता था कि मोदी जी किस बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। तो जब ये इंटरव्यू किसी तरह से टेलीकास्ट होना तय हुआ, उसके बाद इसको काटा गया बुरी तरह से, इसको एडिट किया गया। तो जिन लोगों ने एडिट करा उसमें कुछ बड़े टॉप पे बैठे लोग थे, उन्होंने ये हिस्सा भी कटवा दिया, इसलिए क्योंकि इसमें मोदी जी का बड़प्पन दिख रहा था, तो उन्होंने ये हिस्सा कटवा दिया। अब वो कटवा तो दिया उन्होंने, लेकिन कहीं से मैं नहीं जानता, ये कहानी मैंने आज तक नहीं जान पाया कि ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे लीक हुई या कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को खबर मिली। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक खबर बना दी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने डीडी न्यूज़ को दिया अपने इंटरव्यू में, प्रियंका गांधी को अपनी बेटी की तरह बताया और दूरदर्शन ने हिस्सा काट दिया। मोदी जी ने अपनी बेटी की तरह नहीं बताया था, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया को कैसे मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर पेज पे हेडलाइन बना दिया। जब ये खबर बन गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसा टेलीविज़न में होता है कि अगर किसी का कोई बयान आ गया तो उसका तुरंत काउंटर उसका लोग जवाब लेने के लिए। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को लेकर के उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू करी। यहाँ पे दिल्ली में रेणुका चौधरी, पी चिदम्बरम, उन्होंने दिल्ली में कुछ उल्टी सीधी टिप्पणियाँ की इसको लेकर के, और उधर से जो है प्रियंका जी से के पीछे रिपोर्टर पड़ गए। प्रियंका गांधी उस वक्त अमेठी या रायबरेली में कहीं थी, तो उनके पीछे रिपोर्टर पड़ गए। उन्होंने बोला कि रिपोर्टर्स ने कहा कि आपको बेटी की तरह बोला है मोदी जी ने, आप क्या कहती हैं? अगर ये बात बोली भी थी, पहली बात तो ये बात बोली नहीं थी कि मेरी बेटी की तरह, लेकिन अगर ये बात प्रियंका जी के सामने आई भी थी कि मोदी जी ने उनको बेटी की तरह, तो एक बड़प्पन प्रियंका जी का भी इसमें रहता। वो कहती कि अगर उन्होंने बेटी की तरह मुझे बोला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वो क्योंकि अल्टीमेटली आयु में वो उनके पिता समान है, तो कह सकती थी, कुछ और कह सकती थी। लेकिन प्रियंका जी ने उस वक्त इस तरह से रिएक्ट किया, उन्होंने कहा मेरे पिता सिर्फ राजीव गांधी हैं। ये तो सबको पता है आपके पिता राजीव गांधी हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने दिखाया और इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जैसे मोदी जी किसी के पिता होने के लायक भी नहीं है। ये बात उन्होंने जिस गंदी तरह से कही, वो बात को लेकर के मीडिया में मोदी जी की लोग उनकी खिलाफत करने लगे। लेकिन एक ऐसी बात जो कि मोदी जी ने कही नहीं थी, उसके लिए उनको गालियां पड़ रही थी।
तो जब इतना सब कुछ हुआ तो मोदी जी के पास सारा इंटरव्यू रखा हुआ था, क्योंकि वो जितनों को इंटरव्यू देते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया उनकी बात को किस तरह से तोड़ता मरोड़ता है, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था कि जो भी इंटरव्यू करेंगे उसकी एक कॉपी वो अपनी टीम से रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो जब ये सारा बवाल हुआ तो उन्होंने तब मोदी जी के ऑफिस ने तय किया कि ये सारी चीज़ें झूठे झूठे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने सारा वो पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पे डाल दिया कि उन्होंने मोदी जी ने प्रियंका को बेटी कहा ही नहीं था। और जैसे ही ये पब्लिक इसमें सारा इंटरव्यू आया, उसको लेकर कांग्रेस की और प्रियंका जी की जो छीछा लेदर होनी थी वो छीछा लेदर हुई, और मतलब इस तरह का ये पूरा एक बवाल बन गया था। और ये पूरा इंटरव्यू जो है 2014 के चुनाव में करीब करीब 10 दिन तक पूरा मीडिया में अलग अलग वजह से सुर्खियों में आता रहा। तो ये सारे बवाल थे। इसमें मतलब कांग्रेस ने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसको तोड़ा बयानबाजी करने में इस मामले में, और डीडी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो दूरदर्शन में जो इंटरव्यू के साथ हुआ वो तो एक मामला था ही, जिसमें सारी सीमाएं लांघ दी गई थी तानाशाही की। अशोक जी, ये तो रही आपकी किताब की बात, और ये नरेंद्र मोदी सेंसर जो किताब है इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत अच्छे से देखा है। मैं नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से और अब तक के हालातों पर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। जैसे हम विकास में कहाँ हैं, हम देश में राष्ट्र प्रेम जैसे दावा किया जाता है कि बहुत बड़ा है, और बहुत सारी बातें हैं, उस पर एक नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में कैसे हैं आपकी नज़र में, मैं उस पर एक टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये टिप्पणी मैं करूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता ही तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री कैसा था। और मुझे लगता है 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जनता ने ये बात बता भी दी कि वो किसको कहाँ समझती है, और मोदी जी के काम को लेकर लोगों का फैसला क्या है। क्योंकि हम लोग पत्रकार तो हवा हवाई कई बार बात कर देते हैं, कई बार अपनी शेखी बगाड़ने में कुछ काम कर देते हैं। तो पत्रकारों की आदत होती है, हमको लगता है हम सब जानते हैं, हमको सब पता है, देश में सबसे अक्लमंद हम ही हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। 2019 का फैसला आपने देख लिया कि लोगों ने किस तरह का फैसला दिया। अभी देखिए, एक सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त जबकि कोरोना संकट चल रहा है, अभी जो एक देशव्यापी जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 93.5 लगभग 94% देश की जनता है, उसने सर्वे में ये माना है कि नरेंद्र मोदी जी कोरोना संकट को लेकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी कुछ दिनों लगातार जो अमेरिका में मेरे कुछ मित्र लोग हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। अमेरिका में जो भारत के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी की तरह कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता तो शायद स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं होती। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा दुनिया मान रही है। कुछ कमियां हो सकती हैं, हर जगह पर कमियां होती हैं, हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, हर सिस्टम में कमियां होती हैं। मैं नहीं मानता कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन उन कमियों के बावजूद अब तक मुझे लगता है कि जो सरकार ने काम किया है, देश की जनता उससे संतुष्ट है। कुछ चीज़ों पर, कुछ मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चे हों या कुछ और चीज़ें हों, वहाँ पर अभी और बेहतर काम करने की गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि वो उस तरफ नरेंद्र मोदी जी का भी ध्यान होगा। मैं ये ज़रूर मानता हूँ, एक भी बात मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि जिस तरह का काम या जिस तरह की मेहनत या जिस तरह की जो सोच प्रधानमंत्री जी की है, मुझे लगता है कि उनकी टीम में, यानी कि उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें सभी लोग उनके बराबर नहीं चल पा रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। अगर वो जिस हिसाब से सोचते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, तो मैं मानता हूँ बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो उनके साथ कदमताल नहीं कर पा रहे हैं और अपने मंत्रालयों में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें हम ये कह सकते हैं नेतृत्व तो मोदी जी के पास है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गज़ब की हो रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ अगर मंत्री थोड़ा सा और मेहनत करें तो मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट मोदी जी देना चाह रहे हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएंगे। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गजब के रिजल्ट आ रहे हैं, कभी मतलब काफ़ी गजब काम हो रहा है, तो उस गजब पर एक दो पर बताएं क्या क्या गजब हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा जो गजब का काम है, मैं वो ये मानता हूँ कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो इस देश में हो रहा है
हम बार बार जिक्र करते हैं, राजीव जी ने बोला था 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं, और यही बात जो है राहुल जी ने भी बोली थी, ठीक है ना। यानी कि जो राजीव जी कहते थे वही राहुल जी ने यूपीए शासन में भी था। आज वो चीज़ जो है ना उसमें बहुत फ़र्क आया है। आज आप सोचिए एक देश में कोरोना संकट है, आप सोचिए कि इस कोरोना के समय में अगर ये कोरोना तब आया होता जब देश में गांव-गांव में शौचालय नहीं होते तो क्या होता, आप इमेजिन कीजिए। कितने लोगों को सिर्फ शौच के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ता, बाहर जाना पड़ता। और एक वीडियो जो है हमने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी की, उसमें वो ये भी बताते हैं कि कोरोना जो है मानव के मल से भी फैलता है। तो आप सोचिए अगर इस देश में शौचालय जो जिसको लेकर मोदी जी ने लगातार काम किया, वो शौचालय ना बने होते तो क्या सिचुएशन होती। तो शौचालय और स्वच्छता के लेवल पे कितना अच्छा काम हुआ है। आप ये सोचिए कि आज जो गरीबों को इस समय जो पैसा जा रहा है, भले ही 500 रुपये महिलाओं को जा रहा हो या 2000 किसानों को जा रहा हो, हमको लगता है बड़ी छोटी रकम है, लेकिन उनके लिए उस रकम की बहुत वैल्यू है। पर वो उनके बैंक में जा रहा है। बैंक खाते जो है ना, करोड़ों लोगों के इस देश में बैंक खाते नहीं थे, करीब 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते एक साथ खुलवा देना, ये सब गजब के ही तो काम है। और दूसरी बात मैं मानता हूँ वैश्विक मोर्चे पर, यानी कि जो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की इस वक्त जो स्थिति है, पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने अलग थलग किया, अमेरिका जैसे देश के साथ भारत जिस तरह से लगभग खड़ा रहता है, आज देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की भारत ने जिस तरह से सप्लाई की है, कितने सारे गजब के काम हैं जो इस देश में हो रहे हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो देश का युवा है वो जो भारत, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करता, मैं दुनिया की बात करता हूँ। भारत को लेकर जो एक छवि थी वो दुनिया की बदली है। भारत में युवाओं के बीच जो है ना देश को लेकर के, देश के सम्मान में क्या है उसको लेकर जो चीज़ें बदली हैं। तो ऐसे बदलाव के बड़े सारे काम हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये हमको महसूस होता है, फैसला 2019 में देश की जनता ने किया, 2024 भी आएगा तब भी हम देखेंगे, तब भी मालूम पड़ेगा जनता क्या सोचती है। लेकिन अब तक मुझे लगता है देश की जनता ने जो फैसला दिया, बहुत सोच समझ के 2019 में फैसला दिया, और इन्हीं सारे जो गज़ब के काम हुए इन्हीं के आधार पर लोगों ने फैसला किया। अब बात करते हैं आज के पत्रकारिता के हालात पर। अर्नब गोस्वामी पर जिस तरीके से हमला हुआ, उन्होंने सोनिया गांधी जी से सीधे सीधे सवाल पूछे और उसमें बात खुलकर आ गई कि कांग्रेस के युवा दल ने उन पर हमला किया और कोर्ट ने उसको मानते हुए स्टे भी दिया है। आपने गजब की बात भी कही कि इतना अच्छा काम हुआ है, लेकिन पत्रकारों का एक धड़ा ऐसा है जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में मोदी जी ने कुछ अच्छा भी काम किया है। एक तो उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, और दूसरा ये जो अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों का मतलब दल बन गया है। कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, कुछ कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ। तो एक पत्रकार के तौर पे इन दोनों घटनाओं पर मैं आपका टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि मैंने पहले ही बताया कि देश में बहुत सारे पत्रकार जिनकी सीधा 7 रेस कोर्स रोड में जिनकी गाड़ी सीधा बिना चेकिंग के घुसती थी, और जो लोग इस देश में ये तय करते थे कि मंत्री कौन होगा और मंत्री मतलब किस तरह का मंत्री जो है, कौन से विभाग में कौन सा मंत्री होगा और क्या काम वो करेगा, ऐसे पत्रकार बुद्धिजीवी जो तय करते थे, वो लोग बहुत इसी बात से परेशान हैं कि उनकी औकात नहीं रह गई आज। तो वो लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। और अर्नब का आपने जिक्र किया, आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ लीजिए आप, कि एक तरफ तो आप नरेंद्र मोदी को रात दिन गालियां देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जो है आप धड़ल्ले से जो है आपको कोई अटैक नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई आपका विरोध नहीं करता, आप खुले घूम रहे हैं, रोज़ गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और अर्नब ने एक विपक्ष की नेता के लिए शब्द जो इस्तेमाल किए, उसके बाद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरे देश में 150 FIR दायर हुई है, 150, जिसमें से 130 FIR अकेले छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी विपक्ष की सरकार है। तो जहां आपकी सरकार थी, आपने अर्नब गोस्वामी ने आपकी नेता के खिलाफ बोला और उस पर 130 आपने एक स्टेट में FIR दायर कर दी। आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी के मरने की जो पत्रकार दुआ मांग रहा था, जो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए ट्वीट कर रहा था, उसके खिलाफ एक FIR तक नहीं है। तो आप क्या मानेंगे, आज़ादी किसको है, मोदी को गाली देने वालों को या सोनिया जी को गाली देने वालों को?
तो मोदी जी को गाली देने वाले तो आज़ादी से घूम रहे हैं, लेकिन सोनिया जी को जो है उनकी खिलाफत करके अर्नब गोस्वामी का क्या हाल हुआ वो आपने देखा। लेकिन दुर्भाग्य की, इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यही पत्रकार जो कहते हैं कि देश में मीडिया को आज़ादी नहीं है, वही लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झंडा उठा लेते हैं। यानी अर्नब गोस्वामी को आज़ादी नहीं है। वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन को आज़ादी हो, कि सिद्धार्थ वरदराजन जो है ना अपनी वेबसाइट पे बैठ करके योगी जी के खिलाफ झूठी खबरें लिखते रहें, उनको वो आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन अर्नब अगर विरोध करते हैं तो अर्नब को आज़ादी नहीं होनी चाहिए। देश में रवीश जी जो हैं वो अपना एजेंडा चलाते रहें, उनको आज़ादी होनी चाहिए, अर्नब को आज़ादी नहीं होनी चाहिए। राजदीप जी जो हैं वो जा कर के जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी लिखें। उनकी पत्नी सागरिका घोष जो हैं वो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए स्पर्म के गुब्बारे की कहानी झूठी लिख दें। उन सबको आज़ादी होनी चाहिए, अर्नब को आज़ादी नहीं होनी चाहिए। तो किसके लिए आज़ादी आप मांग रहे हैं? अगर आपको आज़ादी है तो फिर अर्नब को आज़ादी क्यों नहीं? और उससे भी बड़ी बात है कि जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने वो नारे लगाए थे उनकी आज़ादी के लिए पत्रकार जो हैं उन्होंने वो नारे लगाने वालों के आधे आधे घंटे की इंटरव्यू करके उनको हीरो बना दिया और उनको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन अर्नब को आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? तो इसीलिए मैंने कहा कि आज़ादी तो अर्नब के लिए भी होनी चाहिए। तो जो पत्रकार ये कहते थे कल तक कि जो मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, आज वही अर्नब की आज़ादी के ख़िलाफ़ जो है ना खड़े हो गए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? एक बात छोटी सी और बता दूं, देखिए इनके डबल स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी कहानी है कि अच्छा, इसमें ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं अरे अर्नब तो इस तरह की अर्नब किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, अर्नब चीखते चिल्लाते हैं, अर्नब जो हैं वो न्यायाधीश बन जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं ये कहकर लोग अर्नब की कह रहे हैं कि इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर सवाल ये कि गौरी लंकेश की हत्या जो हुई थी, क्या आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? गौरी लंकेश की हत्या, गौरी लंकेश ने हिंदुओं के खिलाफ़ जिस तरह से लिखती थी, तो क्या उनकी हत्या पर जश्न मनाना चाहिए कि अगर वो हिंदुओं के खिलाफ लिखती थी? नहीं, गौरी लंकेश की हत्या भी उतनी ही घृणित कार्य था जितना कि अर्नब गोस्वामी पे हमला। लेकिन गौरी लंकेश के लिए जिन लोगों ने तख्तियाँ उठाई थी, आज अर्नब के लिए वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर पत्रकारिता के स्टाइल पर आपको बहस करनी है, अगर आप स्टाइल देखकर करना है, तो आपको किसी का स्टाइल पसंद हो सकता है, मुझे किसी का स्टाइल पसंद हो सकता है। तो ये तो नहीं चलेगा ना डबल स्टैंडर्ड। और फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब एक छोटा सा हमला पत्रकार पर होता है, कहीं पर भी हो, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो लोग पत्रकारों पर छोटी छोटी जो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारा एक डीडी न्यूज़ का ही एक कैमरामैन था, उसको नक्सलियों ने गोली मार दी थी छत्तीसगढ़ में, अभी जब वहाँ विधानसभा के चुनाव थे। जब हमारे जब कैमरामैन को जब गोली मारी गई, जब हमने उसके सम्मान में और ख़ास करके इसका विरोध करने के लिए हमने दिल्ली के प्रेस क्लब में जब हमने एक सभा करी, तो उसमें जितने बड़े बड़े पत्रकार थे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के झंडा बरदार बनते हैं, उनमें से एक भी आदमी वहाँ पर श्रद्धांजलि देने नहीं आया उस कैमरा पर्सन को। क्यों? क्योंकि नक्सलियों ने मारा था। और ये लोग जो हैं, ये जो बड़े बड़े झंडा बरदार बनते हैं, ये खुद भी अर्बन नक्सल हैं। ये लोग अर्बन नक्सली हैं, ये देश को तोड़ने का काम करने में लगे रहते हैं। और इसीलिए जो है वो एक पत्रकार जिसको नक्सली मारते हैं, उसकी आज़ादी के लिए उसके सम्मान में शब्द नहीं बोलते। प्रेस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्था जो है, उसने तक जो है श्रीलंका में कुछ पत्रकारों को कैद किया गया था, नहीं, म्यांमार में कुछ पत्रकारों को कैद किया गया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। उनके लिए बाकायदा उनका नाम लेकर एडिटर्स गिल्ड ने जो है चिट्ठी निकाली और उसका विरोध किया। लेकिन जब हमारे कैमरा पर्सन की मौत हुई, तो एडिटर्स गिल्ड ने एक बड़ी बेहूदगी सी चिट्ठी, जिसमें कैमरा पर्सन का नाम तक नहीं था, उसका नाम लेना भी उन्होंने ऐसी एक काम चलाऊ सी चिट्ठी निकाल दी। तो ये सब लोग जो हैं बड़े फर्जी और फेक लोग हैं, इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। एक्सपोज हो भी रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और इसीलिए लोग इनके एजेंडा को इनके एजेंडा में फंसते नहीं। 2014 हो या 2019 हो, यही पत्रकार जो हैं रात दिन नरेंद्र मोदी को गाली देके, नरेंद्र मोदी को ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी वैसे हैं, और मोदी, ये लोग शर्त लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा, क्योंकि इनको लगता था कि ये लोग विरोध कर रहे हैं तो जनता भी बड़ी बेवकूफ़ है, जनता भी हरा देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक
निखिल वागले एक पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने तो बाकायदा ये ट्वीट करके लिखा था कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे तो मैं कपड़े उतार के सड़क पर नंगा घूमूंगा। तो ये लोग ऐसे थे मतलब लेकिन क्या हुआ, आज उनसे पूछो कि आज कहाँ खड़े हैं निखिल वागले। आज उनको मतलब शर्म के मारे उनको अब तक तो कम से कम कपड़े नहीं उतारने वो तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपना सर ही मुंडवा लेते एक बार। कितनी ऐसी आपने बेहूदगी भरी बात की थी तो आप उसका पश्चाताप कर लेते। ये लोग फेक लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठ भी बोलते हैं और झूठ पकड़े जाने पर माफ़ी भी नहीं मांगते, इस तरह के लोग हैं। तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं सब और मुझे लगता है देश की जनता सब समझती है। अंतिम सवाल, आपके मुंह पर भी मास्क है, मेरे पर भी मास्क है, तो ये कोरोना से कैसे बचत हो, कैसे बचें? इस सवाल का कोई जवाब अभी तक दुनिया के पास नहीं है। सिर्फ एक ही है जवाब कि भैया अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि कुछ प्रयास चल रहे हैं दुनिया भर में और भारत में भी कुछ चल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। चंडीगढ़ में मैंने सुना कि 5 मरीजों को कोई वैक्सीन दी गई, उन पर असर किया। तो हम यही उम्मीद करें कि जल्दी जो है कोई ना कोई दवा, कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना से हम सबको आज़ादी मिलेगी। क्योंकि आज़ादी वैसे तो आज़ादी है इस देश में, सबको आज़ादी है, ये कुछ फर्जी लोगों को छोड़ करके, लेकिन कोरोना से भी हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसी मुझे लगता है जल्दी होगा। पीस मेकर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ साथ में हमारे दर्शकों से आप ये वादा कीजिए कि आप दोबारा हमारे चैनल पर आएंगे और इस किताब के बारे में और चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम ज़रूर इनके और विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा इस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और मीडिया की जो डबल स्टैंडर्ड है उसको लेकर भी हम जब भी मौका लगे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।